गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास दो चरणों में चला। पहला चरण 1900 से 1919 तक। दूसरा चरण था 1923 से 1934 तक। तो हम पहले चरण की बात करेंगे 1900 से 1919 तक। तो जिसमें बात हम करेंगे कि भारतीय गतिविधियां क्या रही, क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में क्या रही, और ये था दूसरा चरण या द्वितीय चरण। तो इसमें हम बात करेंगे कि 1900 से 1919 तक जो भारतीय स्तर पे क्रांतिकारी गतिविधियां थी, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का हम जिक्र करेंगे सबसे पहले। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में हम सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने बखूबी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इसमें हम बात कर सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय से ही, कि जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे बंगाल में, बंगाल विभाजन को उन्होंने अंजाम दिया, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो उठी। और उसी समय जो है एक क्रांतिकारी संस्था के रूप में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। उसकी धीरे धीरे विभिन्न जगहों पे शाखाएं खोली गई और उसकी 500 शाखाएं स्थापित कर दी गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वीरेंद्र कुमार घोष और उसके तहत और क्रांतिकारियों ने मिल करके अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं विभिन्न जगहों पे स्थापित की थी, जिसमें उनका काम क्या था कि क्रांतिकारियों को, या जो क्रांतिकारी नवयुवक हैं उनको शारीरिक व्यायाम सिखाना, जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो सके, लाठी चार्ज सिखाना कि किस तरह से लाठियां चलाई जाती हैं, बम बनाना सिखाना, और विभिन्न जगहों पे क्रांतिकारी साहित्य को बांटना, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, लोगों को क्रांति के लिए जागृत करना। तो ये सब कुछ वो अनुशीलन समिति का सदस्य रहते हुए विभिन्न नवयुवकों में जोश भरते रहे। तो इन सब के बावजूद हम बात करें कि किन किन जगहों पे घटनाएं घटित हुई क्रांति की, तो उसमें सबसे पहले हम युगांतर और संध्या पत्र की बात कर सकते हैं, जो वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाला जाता था। इसमें वो लिखते हैं कि हमें अपने जीवन के अर्पण से पहले, प्राणों की आहुति से पहले कम से कम एक अंग्रेज की हत्या तो करनी ही चाहिए, तभी हमारी मातृभूमि हमसे खुश हो सकती है। कम से कम मरने से पहले हमें एक अंग्रेज को तो मारना ही होगा। और इस सब के चलते विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया। जैसे कि बंगाल में क्रांतिकारियों ने आतंक की शुरुआत करते हुए 1907 से 14 के बीच कई सारे अंग्रेज अधिकारियों की, उनके मुखबिरों की हत्याएं करना शुरू कर दिया। इसमें हम बात कर सकते हैं 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के निकट गवर्नर बैमफील्ड फुलर की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया। तो इसके बाद जो है ढाका के मजिस्ट्रेट एलन को गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 11 अप्रैल 1908 को चंद्रनगर के फ्रांसीसी मेयर की बग्गी को उन्होंने बम से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन केवल वो उसको जो है उड़ा नहीं पाए, बल्कि उसमें क्या हुआ कि दुर्भाग्य से उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठे हुए थे, तो उनकी हत्या हो गई और उसमें मेयर नहीं था। तो इस सब से इसमें कौन कौन शामिल थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उसमें शामिल थे, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, और इस तरह से उनके द्वारा किया गया ये आत्मसमर्पण, उनको एक शहादत मिली उससे, और लोगों में वीर के रूप में, शहीद के रूप में वो फेमस हो गए बंगाल के लोगों में। और उनको
दी जाने वाली फांसी के दिन के दौरान जो है उन लोगों ने उनके नाम के नारे लगाए, जुलूस निकाले और उनकी शहादत के लिए जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन ने जोर पकड़ा और उस सब को दर्शाने, उस सब को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 39 क्रांतिकारियों को कैद कर लिया, लेकिन उन पे किसी भी तरह का अभियोग चलाने साबित नहीं वो कर पाए, कोई भी वो मुकदमा साबित नहीं कर पाए और उनको छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त पुलिस ने ढाका षड्यंत्र केस और वारिसाल षड्यंत्र केस में बहुत सारे युवाओं को जो निर्दोष थे उनको कड़ी सजाएं दी। पुलिस के जो अधिकारी थे, मुखबिर थे, उनके खिलाफ गतिविधियां रचने वाले क्रांतिकारियों को धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने दमन का शिकार बनाया और उनको पकड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया। दूसरा जो है आत्म उन्नति समिति, एक और बंगाल का ही क्रांतिकारी संगठन स्थापित हो गया, जिसके प्रमुख सदस्य थे विपिन बिहारी गांगुली। और 1915 में बाघा जतीन के साथ इन्होंने सशस्त्र विद्रोह में हिस्सा लिया था, जिसका मुख्य काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना था। तो इस सब से विभिन्न क्रांतिकारियों ने भारतीय नवयुवकों के मन में जो नए नए क्रांतिकारी बनने की उमंगें जिनके दिलों में थी उनको और ज्यादा दृढ़ कर दिया और ज्यादा उसको आत्मोत्सर्ग की प्राप्ति हुई और उनमें आत्मविश्वास जगाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में ही क्रांतिकारी आंदोलन में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन का प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ। ये तब हुआ था जब चापेकर बंधुओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। हुआ यूं कि 1897 से 99 तक दो बड़े और भयंकर अकाल पड़े और उसी समय पे अकाल के साथ साथ प्लेग की महामारी भी फैल गई महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। तो पूना में मिस्टर रैंड को और उसके साथी आयस्ट को प्लेग कमिश्नर बना दिया गया और लोगों को राहत देने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उन्होंने लोगों को राहत देने के बदले में लोगों के ऊपर काफी अमानवीयता दिखाई और अत्याचार किए, जिसका पता जब चापेकर बंधुओं को लगा तो उन्होंने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उसके साथी मिस्टर आयश की गोली मार करके हत्या कर दी। तो इस सब से चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और साथ ही बाल गंगाधर तिलक को पकड़ लिया गया कि उन्होंने उन क्रांतिकारियों को भड़काने का काम किया है और उनको 18 मास की सजा सुनाई गई। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, वो भी मुख्य क्रांतिकारी रहे। अभिनव भारत नासिक में क्रांतिकारी संगठन का उन्होंने गठन किया। उनके साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा, पी.वी. कर्वे और गणेश सावरकर और के.जी. खर्रे, ये सारे ही क्रांतिकारी थे। अभिनव भारत की जो संस्थाएं थी गुजरात में, राजस्थान में खोली गई और कर्नाटक में खोली गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इन क्रांतिकारियों ने भी नवयुवकों को लाठी चलाना सिखाना और मुख्यतः क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, अंग्रेज अधिकारियों की, उनके मुखबिरों की हत्याएं करना और उनको बम बनाने का प्रशिक्षण देना, ये सब काम सिखाने के लिए ही जो है इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो इनके ही एक सदस्य को, P.N. बापट को, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की विद्या सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। तो वहां पे वो गया, वहां पे उन्होंने सीखा, B.P. बापट ने बम बनाना सीखा। वहां से बम बनाने की विधि की पुस्तकें खरीदी, बहुत सारी प्रतियां वो अपने साथ ले आया और यहाँ आकर के उन्होंने बम बनाने के कारखाने खोले। तो इस बात के लेकर के अभिनव भारत के विभिन्न सदस्यों ने पूना में, कोल्हापुर में, मुंबई में और बहुत सारी जगहों पे बम बनाने के कारखाने स्थापित किए। तो इस तरह से इन समितियों ने महाराष्ट्र की जनता
को देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी। 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी क्रांतिकारी गतिविधियों के ही पार्ट रहे। 1906 में वीर सावरकर लंदन गए, वहां जाकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा से वो मिले और वहां से क्रांतिकारी साहित्य और हथियार और बहुत तरह के संदेश वो अपने भाई गणेश सावरकर के पास भेजते रहे। तो यहाँ पे गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके द्वारा भेजे गए संदेश को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। तो इन सब के चलते अब जो है उनके खिलाफ आरोप लगाया गया और यहाँ पे गणेश सावरकर को आजीवन कारावास का दंड दे दिया गया और देश निकाला दे दिया गया। तो इससे स्तुब्ध होकर के अभिनव भारत के ही सदस्य लक्ष्मण कन्हारे ने जो जिस अधिकारी ने उसको उस पे अभियोग चलाया था, उस डिप्टी कलेक्टर जैक्सन, उसकी 1909 को गोली मार करके हत्या कर दी, जिस कारण से उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उसके साथ में 2-3 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो ऐसे ही अहमदाबाद में लॉर्ड और लेडी मिंटो की गाड़ी को बम से उड़ाने का उन्होंने प्रयास किया। तो पंजाब में भी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां काफी प्रगति में रही। तो पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में लाला हरदयाल सिंह, सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अंजुमन ए मुहिबान ए वतन, जिसको भारत माता सोसाइटी के नाम से एक संस्था स्थापित करने का जो है सम्मान प्राप्त है। तो उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए क्रांतिकारी साहित्य को प्रचारित करने का काम किया, जिसमें सरदार अजीत सिंह ने भारत माता बुक एजेंसी और लाला फूलचंद ने वंदे मातरम बुक एजेंसी की स्थापना की। 1907 में अजीत सिंह भाई परमानंद लाला हरदयाल को कॉलोनाइजेशन एक्ट के विरोध करने के लिए जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने जोशीले भाषण दिए, जनता को जागृत किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर के किसानों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया और इस सब में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई और उनको जो है बंदी बना लिया गया। लाला जो फूलचंद थे, उनको लाला पिंडी दास को तो 5 वर्ष की सजा हुई और सरदार अजीत सिंह और लाला हरदयाल को 6-6 महीने का कारावास की सजा हुई। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो इसी तरह से उन्होंने भारत की आजादी के लिए विभिन्न प्रयास किए। क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली किया था, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने वो जो उसकी रस्म पूरी कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, तो वो हाथी पर बैठे थे। उनके हाथी पर बैठे होने के बावजूद उन्होंने बम फेंका, उसमें वो घायल हुए, मरे नहीं। तो उनके घायल होने के कारण बहुत सारे लोगों पे दिल्ली षड्यंत्र केस चला, जिसमें हम बात कर सकते हैं मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, इन सबको फांसी की सजा दी गई और अन्य लोगों को कठोर सजाएं दी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर के पंजाब के क्रांतिकारियों ने सशस्त्र विद्रोह की योजनाएं बनाई। तो इस सब में 1915 में विद्रोह शुरू करने से पूर्व ही जो वो सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहे थे, तो उस सब से पूर्व ही उसकी जो सूचना थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई। तो उस योजना को असफलता मिली, जिसमें रास बिहारी बोस बच करके भाग गए और वो जापान चले गए। अब बात करते हैं हम संयुक्त प्रांत की। संयुक्त प्रांत की संयुक्त प्रांत में भी विभिन्न क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसके मुख्य केंद्र थे आगरा और बनारस। आगरा और बनारस में भी उन्होंने दिल्ली जो षड्यंत्र केस था उसके एवज में क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है कि क्रांतिकारियों से भारतीय भूमि भारत माता शून्य नहीं हुई है, अपितु उसमें अब भी क्रांतिकारियों का होना शेष है।
कुछ एक अन्य क्षेत्रों की बात करें, मद्रास की बात करें, कोई खास वर्ग नहीं था क्रांतिकारियों का। 1907 में विपिन चंद्र पाल की गिरफ्तारी से वहां पर ऐसी थोड़ी बहुत भावनाएं जागृत हुई थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कहीं कहीं पे अंजाम दिया गया, जिसमें सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्ले के नाम ले सकते हैं, जिन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का सहारा लिया अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। राजस्थान की बात करें तो ऐसा ही किसी भी तरह के बड़े संगठन तो स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों को वहां आश्रय मिला था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में पटना, देवघर, दुमका आदि जगह भी क्रांतिकारियों के मुख्य केंद्र कहे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास, जिसमें हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को आज पढ़ा है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम गदर पार्टी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि गदर पार्टी क्या थी, कहाँ पे स्थापित हुई, किसने स्थापित की, कब स्थापित की गई, उसने क्या काम किए और वो कहाँ स्थापित की गई थी। उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में विचार किया है उसको आप पढ़ के देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।